बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोज़ा और सेहत के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा शकूर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और रमज़ानुल मुबारक को भरपूर तरीके से गुजार रहे होंगे। जनाब, लाहौर न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से हम आपके लिए स्पेशल इफ्तार ट्रांसमिशन लेकर आते हैं, जिसमें हम आपको बताते हैं कि किस तरह मतवाज़न ग़िज़ा के ज़रिए आप अपनी हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। हमारे साथ डिफरेंट हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं जो आपको ज़बरदस्त किस्म के टिप्स देते हैं। तो आज हमारा फोकस होगा कि किस तरह से डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं उन्हें रमज़ान में अपनी रूटीन लेकर चलनी चाहिए और इसी के साथ साथ क्या वो रोज़ा रख सकते हैं, और अगर रख सकते हैं तो उन्हें किस किस्म की एहतियाती तदबीर इस्तेमाल करनी चाहिए। तो जनाब, इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ आज एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर हफीज़ा नाज मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हफीज़ा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। कैसा गुजर रहा है आपका रमज़ान? अल्लाह का शुक्र है, बड़ा अच्छा। आप सुनाएं कैसे? रोज़े वगैरह तो हमेशा एक वो चीज़ होती है जिससे हम लुक फॉरवर्ड कर रहे होते हैं कि पूरे साल के अंदर कि ये आएँ और हमने इनसे भरपूर फ़ायदा उठाएं। बिल्कुल, मेरा रमज़ान तो खुद बहुत अच्छा गुजर है, लेकिन जितने भी हमारे डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको आज आपने सजेशंस देनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ पर देखी जाती है कि क्या रोज़ा रखा जा सकता है या नहीं रख सकते। तो सबसे पहले तो हमें बता दें, डायबिटीज़ बेसिक नॉलेज हमें दे दें कि व्हाट इज़ डायबिटीज़ एंड व्हाट आर बेसिक टाइप्स ऑफ डायबिटीज़। जी, डायबिटीज़ बेसिकली नाम है शुगर का, खून के अंदर शुगर की मकदार के बढ़ जाने का। ओके। और ये जो मकदार बढ़ जाती है ये दो वजूहात से बढ़ सकती है। आइदर इंसुलिन की कमी की वजह से हो सकती है, इंसुलिन के काम ना करने की वजह से हो सकती है। तो इसकी अमूमी तौर पे दो बड़ी इकसाम है जिनमें हम डिवाइड करते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। ठीक हो गया। एक तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म है इसकी, जो हमल की शुगर है। Okay. वो सिर्फ उन खवातीन को जो हमल के अंदर होती है और हमल के बाद जो है वो ठीक हो जाती है। Okay. So, ये तीन मेन टाइप्स हैं, टाइप 1 शुगर, टाइप 2 शुगर या टाइप 2 डायबिटीज़ और हमल की डायबिटीज़ या जिसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं। ठीक है, तो टाइप 1 में कौन से पेशेंट्स आ जाते हैं? टाइप 1 में वो लोग हैं जो कि यंगर होते हैं, बच्चे या 25 साल से कम उम्र के अफराद अमूमी तौर पे उनमें टाइप 1 आती है। और ये बेसिकली इंसुलिन की कमी की वजह से है। ठीक है। इसमें लबलबा बिल्कुल इंसुलिन बना नहीं पाता और ये जीनियाती वजह की वजह से होती है। इसमें कोई मरीज़ का कसूर नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये प्रिवेंटेबल है। या ज़्यादातर देखा गया है कि अक्सर पेरेंट्स में भी नहीं होती और बच्चे के अंदर आ जाती है। सो ये एक ऑटोइम्यून प्रोसेस है। या बॉडी के अपने सेल जो हैं वो अपने खिलाफ बीटा सेल या इंसुलिन बनाने वाले सेल्स को जिस्म के अंदर से ख़त्म कर देते हैं, उसके नतीजे में हो जाती। सो ये जो मरीज़ होंगे वो बिल्कुल थिन लीन या पतले दुबले बच्चे, छोटी उम्र के बच्चे से लेकर 25 साल तक के अफराद हो सकते हैं, पतले दुबले होंगे और इनके अंदर जो है वो ट्रीटमेंट जो है वो इंसुलिन के थ्रू ही की जाएगी। अच्छा, यानी इंसुलिन पे आप उन्हें डायरेक्ट लगा देंगे? जी जी, ये उनका इलाज ही इंसुलिन है। उनके अंदर ये जो शुगर है वो इंसुलिन की कमी की वजह से है या इंसुलिन के ना बनने की वजह से। ठीक हो गया। तो इंसुलिन जो हमारी बॉडी में बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज जो आप शुगर हम कह रहे हैं बेसिकली मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है एक आम इंसान के लिए। लहमियात या जो निशास्ता है उसको वो बच्चे हज़म नहीं कर पाते हैं, या शुगर के साथ वो लोग हज़म नहीं कर पाते हैं उसको, या उसको लगाने। सो ये एनर्जी आपके खून के अंदर दौड़ रही है लेकिन इसको वो इस्तेमाल नहीं कर पाते। इट्स जस्ट लाइक कि आपके बैंक अकाउंट के अंदर हज़ारों रुपए मौजूद हैं और आप उन्हें निकलवा ना सकें। ओके। सो ये इंसुलिन जिस्म के बका के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगी तो ये जो हम बैठे हुए हैं इस वक्त, हमारा वज़न जो एक अच्छे से उसमें प्रोपोर्शन के अंदर है, ये सब इंसुलिन की मरहून मिन्नत है, क्योंकि इंसुलिन ही जिस्म को बनाता है, बढ़ाता है या वज़न बढ़ाता है। तो जब इन बच्चों में नहीं होती, इनका वज़न घुलता जाता है, बिल्कुल ये हड्डियाँ बन जाते हैं और इनमें बहुत ज़्यादा बार बार पेशाब आना, बार बार पानी मांगते हैं, खाना खा रहे होते हैं लग नहीं रहा होता। अक्सर जो है बड़े अमूमन सी बच्चे को लेकर आ रहे होते हैं वालिदैन के, ये देखिए कि इसका तो वज़न घुलती जा रही है, हालांकि खाना बहुत अच्छा खाती है। और या फिर बेहोशी की हालत में अगर ये इलाज ना हो तो ये जानलेवा हो जाता है, क्योंकि तेज़ाब की मकदार जिस्म में ज़्यादा हो जाती है प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म ना होने की वजह से। तो ये बेहोश हो सकते हैं, आईसीयू में चले जाते हैं। इवन अगर ट्रीटमेंट टाइम पे ना मिले तो जान से जा सकते हैं। ओके, यानी इतना हार्मफुल हो सकता है अगर टाइमली आप उसको नहीं करते। तो मुझे ये बताएं, जेनेटिकली कितने चांसेस होते हैं, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है उसमें आज शुगर के पेशेंट्स हैं, तो फिर आगे नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होने के कितने चांसेस होते हैं? टाइप 1 के ज़्यादा ये नहीं है कि वो आगे ट्रांसफ़र होती है। ठीक है। हाँ, अगर माँ या बाप में से एक है तो रेस्ट जो है वो कुछ परसेंट 10% तक एक आम इंसान के अंदर जिसके माँ या बाप में किसी एक को टाइप 1 है उसके अंदर बढ़ सकता है। ठीक है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा परसेंटेज नहीं है।
ज़्यादा जो मौरूसी इसमें है जो किस्म, जिसके अंदर अगर आपके माँ बाप में शुगर है तो और आपको हो जाएगी, वो टाइप 2 है। ओके। ये वो किस्म है जिसमें जो मोटे लोग हैं, मोटापे के शिकार अफराद हैं, उनके अंदर आप अमूमी तौर पे देखते हैं कि टाइप 2 का मर्ज़ आ जाता है। बिल्कुल। सो एक तो ये अपनी फैमिली से इनहेरिट करते हैं, यानी इनके माँ या बाप में से या फैमिली में बड़ी स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री आपको मिल रही होगी कि शुगर के हैं। और दूसरा, इन जीन्स को इनहेरिट तो ये कर लेते हैं, लेकिन ये कंडीशनल जीन्स होती हैं। ठीक है। यानी ये वो जीन्स हैं जिनको आप चूज कर सकते हैं कि इसका स्विच ऑन रखें या ऑफ रखें। और वो कैसे आप चूज कर सकते हैं? जी, वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। लाइफस्टाइल, आप अपना सेडेंटरी लाइफस्टाइल है या आप वर्जिश नहीं करते, खाना बैठे रहते हैं हर वक्त और ज़्यादा खाते हैं अपनी ज़रूरत से, ये एक बड़ा ही अमूमी फैक्टर है जिसकी वजह से टाइप 2 आ जाती है। और वज़न को अच्छा रखना बड़ा ज़रूरी है। अगर वज़न आप अपनी बॉडी के प्रोपोर्शन से, यानी आपकी जो कद है उसके प्रोपोर्शन में आपका जो वज़न है वो उसके हिसाब से होने चाहिए, यानी प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। इसको बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं। बिल्कुल, BMI। ठीक है। सो जो BMI है वो डिटर्मिन करते हैं, यानी वो सेहतमंदाना होना चाहिए। ओके। अब साउथ ईस्ट एशियंस की या पाकिस्तानियों की बात करें तो हमारे में 18 से 23 का जो BMI है वो नॉर्मल है। ठीक है। अगर हम 23 BMI से ज़्यादा है तो उसका मतलब है हमारा वज़न ज़्यादा है। ठीक है, यानी BMI में आपका हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट जो होता है वो आपका होना चाहिए। अगर वो उससे ज़्यादा या कम होगा तो वो अलार्मिंग होगा आपके लिए दोनों केसेस में। ठीक हो गया। जिनका BMI ज़्यादा होगा उनका रिस्क डायबिटीज़ होने का बहुत बढ़ जाता है। ओके। इसलिए हर पाकिस्तानी जो कि 30 साल से ज़्यादा उम्र का है उसको अपनी, और अगर उसकी फैमिली हिस्ट्री है स्पेशली, ठीक है, उसको अपना हर साल शुगर चेक कराना चाहिए। बिल्कुल। तो अगर टाइमली चेक करवाएंगे, टाइमली डायग्नोज होगा तो ट्रीटमेंट भी बेटर हो जाएगा। टाइप C की आपने बात की, वो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रही थी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वुमेन को चांसेस होते हैं कि उनको शुगर हो जाती है, लेकिन उसके बाद वो ठीक हो जाती है। तो अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उन्हें होती है तो वो बेबी के लिए हार्मफुल होती है या नहीं? जी बिल्कुल, जो हमल वाली शुगर है वो सबसे, मैं कहूँगी कि सबसे इम्पॉर्टेंट है जिसके ऊपर हमें कंसंट्रेट करना चाहिए। बिकॉज एक तो बेबी का रिस्क भी उसके अंदर जाहिर है कि उसमें और भी रिस्क ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी बढ़ जाएगा, फीटल मैलफॉर्मेशंस का या जीनियाती कुछ या मौरूसी बीमारियों का। वज़न ज़्यादा होने की वजह से उससे आगे आप गुड फॉर साइज़ उसे हम बोलते हैं, या ज़्यादा साइज़ का जो बच्चा पैदा होता है 4 किलो कट ऑफ है उससे ज़्यादा का हो, तो उसके अंदर आगे डायबिटीज़ का रिस्क उसके लाइफ में बढ़ जाएगा या दूसरी बीमारियों का रिस्क बढ़ जाता है। सो इन अफराद के, इन ख़वातीन के अंदर एक तो ये कि टाइमली डायग्नोज होना हमल की शुगर को, जो कि अमूमी तौर पे हर पाकिस्तानी खातून जो कि पहली दफ़ा भी चाहे हमल हो और स्पेशली दूसरी या तीसरी दफ़ा में, लेकिन हर पहला हमल भी इवन स्क्रीन होना चाहिए शुगर के लिए। और ये 24वें हफ्ते में स्पेशली जो है वो स्क्रीन करते हैं इसको OGTT के थ्रू। ये एक ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है जिसमें शुगर की एक ख़ास मकदार को पिलाकर शुगर लेवल्स को 1 घंटे बाद और 2 घंटे बाद चेक किया जाता है, और उस टेस्ट के नतीजे में अक्सर पॉजिटिव आते हैं, वरना अक्सर नहीं भी पता चलता है। ठीक है, तो बेसिक रीज़न क्या होती है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको शुगर हो जाती है? इसमें डाइट का इशू होता है। ठीक, इसमें ना बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। इनमें एक ना रिस्क फैक्टर है रेस, जिसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, यानी अगर हम पाकिस्तानी पैदा हुए हैं तो उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, लेकिन जो ये यहाँ की ख़वातीन हैं वो हाई रिस्क हैं फॉर डेवलपिंग जेस्टेशनल डायबिटीज़। तो इनके अंदर अगर हम जो ख़वातीन, एशियंस ख़वातीन, अगर हमारा वज़न ज़्यादा है या BMI 27 से ज़्यादा है तो इसका मतलब हमारा रिस्क है कि हम हमल की शुगर डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, यानी फिर आपका रिस्क फैक्टर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है अगर आप BMI के उस नॉर्मल रेंज से बाहर चले जाते हैं। ठीक हो गया, तो मुझे अब प्रिकॉशंस की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले तो बताएं कि रोज़े रख सकते हैं या नहीं रख सकते डायबिटिक पेशेंट्स? फॉर टाइप 1 नहीं रखने चाहिए। बहुत अगर इंसिस्ट जो लोग करते हैं उनको बिल्कुल डायरेक्टली सुपरवाइज्ड बाय फिजिशियंस वो रखते हैं अगर, तो वो बिल्कुल इन कांटेक्ट विद द फिजिशियंस होते हैं, लेकिन नहीं रखने चाहिए अमूमी तौर पे, क्योंकि टाइप 1 के वो अफराद जो कि इंसुलिन के ऊपर होते हैं उनके अंदर चूँकि वो इतने लॉन्गर आवर्स ऑफ फास्टिंग या लंबे दौरानिए के रोज़े रखना उनके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, जानलेवा हो सकता है, रिस्क बढ़ा सकता है, इसलिए टाइप 1 में तो अमूमन हम मना करते हैं। ठीक है। जो टाइप 2 के पेशेंट्स हैं या डायबिटीज़ की दूसरी किस्म के, उनको बिल्कुल रोज़ा
बड़ा फ़ायदा करता है। लेकिन रोज़ा रखने से पहले कुछ 1 महीना पहले ठीक है, कम से कम अपने मौले से रुजू कर लीजिए। अपनी ज़ियाबतीस को देख लीजिए कि किस लेवल पर है, कंट्रोल अच्छी है कि नहीं, और क्या एहतियाती तदाबीर आपको रोज़े के अंदर, चूँकि हर बंदे की ज़ियाबतीस एक दूसरे से डिफरेंट है, एक जैसी नहीं होती। सो कस्टमाइज प्लान या एक जो जिसे कि इनफरादी अपना जो प्रिस्क्रिप्शन है वो ज़रूर दीजिए कि रोज़े के दौरान आपने कि जो आपकी दवाई चल रही है उसको क्या मॉडिफाई। तो हर बंदा जो टाइप 2 का रोज़ा रखना चाहता है उसको चंद चीज़ें जहन में रखनी चाहिए। 1 नंबर, जो आपकी दवा है उसका इस्तेमाल रोज़े के दौरान कैसे होगा वो अपने मौले से तय कर लीजिए। अगर आप इंसुलिन पे हैं तो जाहिर है आपको इंसुलिन को शिफ्ट करना पड़ेगा, आपकी डोजेस चेंज करनी पड़ेंगी, यानी मॉर्निंग सहरी और इफ्तारी में आपको वो लेनी पड़ेगी। ठीक है, कि चेंज हो जाएगी ना। इफ्तारी में मेन डोज जो है वो इफ्तारी में चली जाएगी, सहरी में बहुत कम, और अगर ज़रूरत के मुताबिक डोज, या फिर उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। उनकी लॉन्गर एक्टिंग इंसुलिन अवेलेबल हैं कि जो कि हाइपो नहीं करती हैं, शुगर लो एकदम से नहीं करती, वो वाली आपकी इंसुलिन को तब्दील करके आपका मॉलेज दे सकता है। या कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो हाइपोग्लाइसीमिया कर सकती हैं, तो उनको जो है डॉक्टर्स रोज़े के अंदर सहरी के अंदर मना कर देते हैं और इफ्तारी के अंदर वो ले जाते हैं। तो वो जो आपकी ड्रग मॉडिफिकेशन है वो बहुत ज़रूरी है रोज़े से पहले। बिल्कुल, डेफिनेटली, क्योंकि आपने फिर फास्टिंग में होना है तो फिर आपको वीकनेस भी हो सकती है या कोई साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। खासा हाइपोग्लाइसीमिया में आ जा सकते हैं जो कि एक जानलेवा है, और या हाइपरग्लाइसीमिया या शुगर के ज़्यादा होने की भी वजह हो सकती है, और अगर ज़्यादा हो जाए वो भी बहुत एट रिस्क है। रोज़े के दौरान जो शुगर है वो 100 से कम और 300 से ज़्यादा होने की सूरत में उन अफराद को रोज़ा तोड़ लेना चाहिए और अपने मौले से फ़ौरन रब्ता करें, क्योंकि अगर शुगर ज़्यादा भी हो जाए तो चूँकि पानी कम होगा और ये खून में शीरे की तरह चल रही है ना। अच्छा, शीरा पानी से गाढ़ा है, ये शीरा कहीं भी किसी शरीयान, जो छोटी शरीयान से गुजरेगा तो वो कहीं रुक जाएगा, कहीं भी क्लॉटिंग हो सकती है। बिल्कुल, इट इज गोइंग टू बी हार्मफुल। तो इसका मतलब है कि जो दिल की महीन शरीयानें हैं या बारीक शरीयानें दिमाग में हैं उनके अंदर जमने का बहुत ख़तरा बढ़ जाता है, और इसीलिए टाइप 2 के जो पेशेंट जो अनकंट्रोल्ड हों या अच्छा मैनेज ना करें उनके अंदर रिस्क फालिज का और दिल के अटैक होने का रमज़ान के दौरान बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल जी। डॉक्टर हफीज़ा, हमारे जो टाइप 2 में पेशेंट्स आते हैं जो मोस्टली ओबीज़ पेशेंट्स भी होते हैं और डायबिटिक पेशेंट्स भी होते हैं, तो वो यही कोशिश उनकी होती है कि हम रमज़ान में रोज़ा रख के अपना वेट कम कर लें। तो ये पॉसिबल है? अगर वेट कम कर सकते हैं वो, और अगर कर रहे हैं तो आपकी हेल्थ के लिए हार्मफुल तो नहीं होगा ज़्यादा? जी बिल्कुल। मोटापे का शिकार वो अफराद जो इवन ज़ियाबतीस का शिकार नहीं है, उनकी भी ख्वाहिश होती है कि हम रमज़ान के अंदर रोज़ा जी है ना वज़न कम कर लेंगे। सो पहली बात तो ये कि रमज़ान जो है वो वज़न कम करने के लिए अल्लाह ने नहीं दिया है हमें बिल्कुल इसके अंदर हमारा फोकस सेहत के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ये भी उसकी एक नेमत है। रमज़ान का जो मेन एम और प्रायोरिटी है कि अपना इबादत का उसको मेन फोकस बनाना चाहिए, इसलिए सब चीज़ें जो हम रमज़ान में वज़न के हिसाब से या जो बताते हैं वो उसका मेन फोकस ये है कि आप एकदम से अब हल्कान ना हो जाएं या बहुत ड्रास्टिक मेजर्स ना लें वज़न कम करने के जिसमें आपको रोज़ा गुजारना मुश्किल हो जाए। तो वो चीज़ जो आप रमज़ान से पहले नहीं करते वो मेरा ख्याल से रमज़ान में एकदम से एक नई चीज़ शुरू ना करें। हम क्योंकि आपकी बॉडी यूज्ड टू नहीं होती है उन चेंजेस के लिए। तो आपके लिए रोज़ा गुजारना मुश्किल हो जाएगा। तो जो आपका मेन फोकस है, जो आपका मेन टारगेट है रमज़ान का कि इबादत अच्छी हुई आपकी, उससे आप हट जाएंगे या रोज़े पूरे नहीं कर सकेंगे, वो एक फिर मुश्किल हो जाएगी। ठीक हो गया। तो इसलिए जो सबसे जो आम आपकी सेहत के असूल हैं जो आप आम ज़िंदगी में भी करते हैं कि जो जंक फूड है वो अवॉइड करें, मीठा अवॉइड करें, तली हुई मुरगन चीज़ें अवॉइड करें। वो रमज़ान में तो वो जो है ना वो सबसे ज़्यादा यूज़ होने लग जाते हैं। हम डेली रेगुलर बेसिस पे उतना यूज़ नहीं कर रहे होता जितने रमज़ान में करने लग जाते हैं। लागू हो जाती है ये चीज़ें। तो जो रमज़ान का एडवांटेज है वो ये है कि हमारा एक मील स्किप हो रहा है, तो हमारे जो मील है वो 2 हो जाएंगे। तो जो हमारी आम रूटीन है वो 3 मील्स की, उससे 2 मील पे आ जाते हैं। तो वो ला मोहल्ला एक आपका वज़न जो है वो एक एतदाल के अंदर आ जाता है, नीचे हो जाता है, कम हो जाता है। 1-2 केजी लोग लूज़ कर लेते हैं अगर वो अच्छा डाइट फॉलो कर रहे होते हैं, यानी सेहतमंद ग़िज़ा आप खाएँ, अपनी ज़रूरत के मुताबिक खाएँ, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा ना खाएँ। और अफ्तारी के अंदर जैसे है कि एकदम से सब कुछ ना खा लें, सब कुछ जो प्लेट में पड़ा है वो एकदम से ना खा लीजिए, उसे वक्फे से ले लें। ख़ास तौर पे ज़ियाबतीस के जो अफराद हैं, जो शिकार अफराद हैं, उनको हम कहते हैं कि आप पहले जो मशरूबात को अवॉइड करके सिंपल पानी को ज़्यादा करें। अगर पानी में आप शिकंजी बनाना चाहें बगैर चीनी के चले बना लें,
लेकिन इस वक्त पानी की कमी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है उस वक्त पूरी करनी। ठीक है। उस वक्त आप खजूर ले लें, बड़ी अच्छी मील है। और ऐसे आम दिनों में तो ज़्यादा, आप एक खजूर आप खाते हैं तो 40 कैलोरी का उसके अंदर है कि आ जाता है, और वो स्लो एब्जॉर्बिंग कैलोरी है। ज़्यादा खा लेंगे उसकी तादाद का ख्याल रखें, यानी 2 खजूरें एनफ हैं एक टाइम पे आप लेते हैं, उसके बाद आप नमाज का वक्फा दे लें और आराम आराम से खजूर को चबा के खाएंगे तो एक शुगर लेवल आपका बड़ा अच्छा मेंटेन हो जाता है। उससे चांसेस तो नहीं है कि शुगर लेवल हाई हो जाएगा आपका खजूर से? जी, अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो हो जाता है, और जिनकी शुगर पहले से थोड़ी सी हायर साइड पे चल रही है उनको अवॉइड कर लेना चाहिए। ठीक है। क्योंकि उसके अंदर शुगर का कंटेंट होता है। लेकिन कुछ स्टडीज़ के अंदर चूँकि इसको अलाउ किया गया है और उसके अंदर बाकी मिनरल्स और फ़ायदे बताए गए हैं, तो इसलिए 1 या 2 खजूर आप अगर अफ्तारी के टाइम इफ्तार उससे करते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। और अगर आपकी शुगर अच्छी चल रही है, हायर साइड पे नहीं है तो ठीक है, और स्पेशली आप लो फील कर रहे होते हैं अफ्तार में, तो वो बहुत अच्छा एक वो सोल्यूशन हो जाता है। ठीक हो गया जी, डन हो गया। डॉक्टर हफीज़ा, मुझे ये बताएं कि डायबिटीज़ के बाकी ऑर्गन्स पे भी साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और सबसे ज़्यादा हमें यही सुनने को मिलता है कि जितने डायबिटिक पेशेंट्स हैं आईसाइट उनकी और ज़्यादा लूज़ हो जाती है। तो इसके बेसिक क्या कॉजेज़ हैं? जी, शुगर के साथ बिल्कुल ये जो ऑर्गन्स हैं, दिल है, आपकी आँखें हैं, गुर्दे हैं, ये मुतासर होते हैं, क्योंकि इनके अंदर शरियानों के अंदर कुछ चेंजेस आ जाती हैं जो ज़्यादा शुगर रहने की वजह से बॉडी के अंदर आती हैं। इनमें सबसे पहले तो एहतियात है, यानी इनको होने ना देना सबसे बड़ी कामयाबी है, क्योंकि एक दफ़ा हो जाएं, जैसे एक फल है उसमें कीड़ा लग जाता है, बिल्कुल, तो आप उसे चाहे आप फ्रिज में रख लें, जो मर्जी उस पर केमिकल लगा लें, वो एक दफ़ा लग गया है तो वो बढ़ता ही जाएगा, नहीं कर सकते। बिल्कुल। सो ऑर्गन इज़ लाइक इररिप्लेसेबल। ये जो अज़ू अल्लाह मैंने बनाए हैं ये अनमोल हैं, इनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। exactly. तो इसलिए इनको जितना बचा सके आप, या आपकी ज़िंदगी के असूल ही वो सेट होने चाहिए जिनमें आपकी बॉडी को कम से कम डैमेज हो। सो इसलिए शुगर के जो अफराद हैं, अगर अपनी शुगर शुरू से डायग्नोसिस से ही अपना अच्छा कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है, वो एक पुराना कॉन्सेप्ट होता था, अभी तो शुरू हुई है शुगर, और अभी हम जो है ना वो कोई बात नहीं, तो 2-4 साल में आप सिर्फ एहतियात करेंगे, दवाइयाँ भी लेने की ज़रूरत नहीं, वो कॉन्सेप्ट पुराना हो गया है। और अब जो नई साइंस कहती है कि अगर आप डायग्नोसिस या तशखीस के फ़ौरन बाद अपना इलाज शुरू कर लेते हैं, ठीक है, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक, तो आप और शुगर अच्छी कंट्रोल कर लेते हैं, अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर लेते हैं, अपना खाने को परहेज़ शुरू कर देते हैं, अपनी दवाइयाँ टाइम पर लेते हैं, एक्सरसाइज शुरू कर लेते हैं, तो आपके ऑर्गन्स बिल्कुल ठीक रहते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बहुत रिड्यूस हो जाते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है समझना। सो ये जो साल आप शुरू में बेतबारी में गुजार लें, अभी तो मुझे नहीं हुई है या अभी शुरू हुई है, उससे डैमेज शुरू होता है। बिल्कुल, कहा देखा ये गया है रिसर्च के अंदर कि शुरू के साल 6 महीने के अंदर कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होना शुरू हो जाते हैं अगर कंट्रोल ना हो। सो ये शुरू का पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली, यानी जो अर्ली स्टेज है उस पर ही अगर आप प्रिकॉशंस ले लेंगे तो आगे फिर आपके लिए ज़्यादा ख़तरात नहीं होंगे। तो एक जो नॉर्मल पर्सन है जिसको शुगर भी नहीं है, डायबिटीज़ भी नहीं है, वो शुगर कंटेन करने के बजाय उसके ऑल्टरनेटिव्स किसकी तरफ जा सकते हैं? लाइक ब्राउन शुगर की तरफ हम जा सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, किस तरह की डाइट हमें यूज़ करनी चाहिए ताकि हमें रिस्क पे ना हो? बहुत अच्छा ये सवाल किया, क्योंकि इसके ऊपर मेरे ख्याल से, क्योंकि हम 33 मिलियन की इस वक्त डायबिटीज़ की पॉपुलेशन है, हमें बेसिकली प्रिवेंशन पे काम करना है। हमारा हेल्थ सिस्टम है ही नहीं कि इतने सारे हम ये जो स्टॉर्म आ रहा है हम पे डायबिटीज़ का, जो कि आधे इनमें से लोग डिसेबल हो जाएंगे या ब्लाइंड हो जाएंगे, हम उसको ले ही नहीं सकते, हमारा हेल्थ सिस्टम उसको। सो हमें प्रिवेंशन पे बिल्कुल काम करना है। सो वो लोग जो वज़न या BMI की हमने बात की थी, ज़्यादा BMI के, उनको अपनी डाइट स्पेशली वॉच करनी है। ठीक है। अपने वो जो रैपिडली एब्जॉर्बिंग कार्ब्स हैं, जिनको हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स कहते हैं, गूगल का ज़माना है, आपके सामने लिस्ट आ जाएगी, वो लोग वो चीनी से बनी हुई चीज़ें जो एकदम से जाकर आपके जिस्म के अंदर शुगर के लेवल्स को फ़ौरन बढ़ाती हैं, वो खुराक वो है जो आपके हाई रिस्क ऑफ डायबिटीज़ कर देगी, हाई रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन कर देगी, ब्लड प्रेशर के मरीज़ बन जाएंगे, दिल के मरीज़ बन सकते हैं। ये उन खानों को कम से कम रखिए अपने खाने के अंदर। इनमें कौन सी चीज़ें हैं? इनमें वाइट ब्रेड है, मैदे की वाली चीज़ें हैं, चीनी वाली चीज़ें हैं, ठीक है, और जूसेस, आर्टिफिशियल जूसेस इसमें आ जाते हैं। बिल्कुल, फूड है, वो जो आजकल बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक कल्चर बन गया है, 2 के साथ एक पिज़्ज़ा फ्री, और या एक के साथ वो सब चीज़ें, पिज़्ज़े, बर्गर, शवारमे, मैं अक्सर अपने पेशेंट्स हैं उनको बड़ा रेगुलरली कोट कर रही हूँ कि सबसे पहले तो ये पिज़्ज़े, बर्गर, शवारमे बन गए, तो वो आई एम नॉट अगेंस्ट है। मतलब आप अगर आप सेहतमंद बंदा लेना चाहते हैं तो आप ये ज़रूर देखें
कि वो जो उसकी ब्रेड है वो मैदे वाली है, वो रैपिडली एब्जॉर्बिंग कार्ब है और उसके अंदर कैलोरी आपकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा एकदम से जा रहा है और हज़म करने के लिए फ़ाइबर नहीं है उसके अंदर जो आपको वेल सस्टेन रख सके। तो वो एकदम से एक आपको एनर्जी बूस्ट मिल गया है और उस एनर्जी को बॉडी क्या करेगा, उसको जब एक्सेस एनर्जी होती है बॉडी हमेशा उसको फ़ैट की फॉर्म में स्टोर कर लेता है। बिल्कुल। सो जो चर्बी की मिकदार है वो आपके जिस्म में बढ़ जाएगी, आप मोटापे का शिकार हो जाएंगे। जब वंस मोटापा ज़्यादा हो जाएगा आप शुगर के शिकार हो जाएंगे। एग्जैक्टली एक ओबेसिटी ही आपके डिफरेंट तरह के आपके बीमारियों की तरफ आपको लेके चली जाती है। तो ये जितनी फैसिनेटिंग डील्स हमें नज़र आती हैं रेस्टोरेंट्स में या कैफ़ेज़ में, वो हार्मफुल है हमारे लिए क्योंकि हम उनको देख कर ही ले लेते हैं। और आजकल तो इफ्तार के साथ साथ बाद में मिडनाइट स्नैक्स बन चुके हैं, मिडनाइट डील्स इतनी अवेलेबल है कि जिनको बाद में भी हम खाते रहते हैं। बिल्कुल ऐसे इसको हिडोनिक ईटिंग या सोशल ईटिंग बोलते हैं। यानी वो ईटिंग जो आपको ज़रूरत नहीं, एक तो हम ज़रूरत के तहत हमें ज़िंदा रहने के लिए जो खाना चाहिए वो तो हम खाते हैं, लेकिन उसके अलावा हम सोशलाइजिंग के लिए खाना खा रहे होते हैं, यानी खुश रहने के लिए, यानी जैसे हम बैठे हैं तो जी कुछ ले आए खाने के लिए। ये हमारा एक कल्चर बन चुका है जो कि एक बड़ा ख़तरनाक टेंडेंसी है और बड़ा जो है ना वो ख़तरनाक एक टेंडेंसी है क्योंकि मोटापा इसी को ज़्यादा हो रहा है और इसीलिए शुगर जो है वो बढ़ती जा रही है। और पता नहीं अब ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, 33 मिलियन, अभी पता नहीं कितने लोग होंगे जो अनडायग्नोज होंगे। सो यही टाइम है, हर एक डिसीजन पावर ही है इंसान के अंदर जो इसको जो है ना वो किसी भी काम के लिए राज़ी कर सकती है। Exactly. अगर आप आज डिसाइड कर लें कि आपने सेहतमंद एक ज़िंदगी गुजारनी है और बीमारियों से बचे रहना है, तो उसके लिए वो ही विल फाइंड द वेज। बिल्कुल, डेफिनेटली जी, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जितनी आप प्रिकॉशंस अभी लेंगे उतना ही आपके लिए हेल्पफुल होगा मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से बचना। थैंक यू सो मच डॉक्टर हफीज़ा फॉर गिविंग अस योर टाइम। इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। व्यूअर्स, इसी के साथ साथ रोज़ा और सेहत से मुझे दीजिए इजाज़त। आई विल कैच यू गाइस टुमारो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।